नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन की। हाल ही में 22 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में G20 का वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण मुद्दों की चर्चा की। AI के संबंध में वैश्विक रेगुलेशन, डीप फेक, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकता, इजरायल और हमास की लड़ाई के साथ साथ आतंकवाद के मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी, भारत की बात रखी। G20 सदस्य देशों ने इजरायल हमास के बीच बंधकों की रिहाई, गाजा में राहत सामग्री भेजना और लड़ाई में अस्थायी विराम सहित महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला को G20 की अध्यक्षता के लिए शुभकामनाएं दी। लिहाजा मुद्दा आपका में आज हम बात वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन की करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूर्व राजदूत नीरज श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे JNU के CIPOD के अध्यक्ष प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी से। स्वर्ण जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आइए देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शिखर सम्मेलन में क्या कहा। पश्चिम एशिया की गंभीर स्थिति पर आप सभी के विचार सुनने के बाद मैं कह सकता हूं कि G20 में कई विषयों पर सहमति है। पहला, हम सब आतंकवाद और हिंसा की कठोर निंदा करते हैं। देयर इज जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म। दूसरा, मासूम और निर्दोष लोगों, खासकर बच्चों और महिलाओं की मौत स्वीकार्य नहीं है। तीसरा, मानवीय सहायता जल्द से जल्द इफेक्टिवली और सेफली पहुंचाई जाए। चौथा, ह्यूमैनिटेरियन पॉज, इस पर बनी सहमति और हॉस्टेजेस की रिहाई के समाचार का स्वागत है। पांचवा, इजराइल और फिलिस्तीन मुद्दे को इसका 2 स्टेट सॉल्यूशन द्वारा स्थायी समाधान जरूरी है। छठा, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की बहाली आवश्यक है। और सातवां, कूटनीति और बातचीत ही भू राजनीतिक तनावों को दूर करने का एकमात्र रास्ता है। इसमें G20 हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। जाहिर सी बात है, भारत का संदेश रहा है वसुधैव कुटुंब का, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य का। G20 समिट सितंबर में भारत में हुई थी और उसके बाद P20 शिखर संसदीय शिखर सम्मेलन भी दिल्ली में आयोजित किया गया। दोनों ही शिखर सम्मेलन वैश्विक मुद्दों पर खासे महत्वपूर्ण है, कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। नीरज श्रीवास्तव जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा सबसे पहले, वर्चुअल शिखर सम्मेलन का संदेश क्या है? ये शिखर सम्मेलन क्यों महत्वपूर्ण है? आप कैसे देखते हैं शिखर सम्मेलन को, खासतौर से जो प्रधानमंत्री जी ने इस अपने संबोधन में कई महत्वपूर्ण बातें कही? देखिए, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है, इस वक्त जो दुनिया में सबसे अर्जेंट मुद्दा जो चल रहा है जी, वो गाजा स्ट्रिप में, गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध है वो चल रहा है, और उसके द्वारा जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हुई है जी, उसको किस तरीके से सुलझाया जाए, ये 2 मुद्दे खास हैं। बाकी कुछ मुद्दे तो हैं जो कि 75 साल से चले आ रहे हैं, जैसे 2 स्टेट सॉल्यूशन जो है जी, और हाँ, तो ये आज का ये मामला नहीं है। ये 75 साल पहले से 1948 से ये मामला चला आ रहा है, जब इजराइल बना था जिस वक्त। तो अभी जो जरूरी चीज है वो ये है कि एक तो ह्यूमैनिटेरियन पॉज, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो वो ह्यूमैनिटेरियन पॉज जो है उसको लाना होगा। और दूसरी चीज
इनोसेंट जो महिलाएं हैं और बच्चे हैं, जिन तादाद में उनकी जानें गई हैं इस जी युद्ध में, 12,000 13,000 के करीब, उसको कम करने की जरूरत है, उसको रोकने की जरूरत है। और इसके साथ ही साथ ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ के लिए, जैसे खाने की चीजें हैं, फ्यूल है, दवाइयां हैं, इन चीजों को गाजा में पहुंचाया जाए। ये तीन मुझे लगता है कि बहुत जरूरी अर्जेंट पॉइंट्स हैं। इन पर आज आपने जैसा देखा होगा कि इन पर कुछ सहमति अभी तक हुई है, कतर की मध्यस्थता के बाद कुछ सहमति हुई है देशों में, दोनों साइड्स में। जी लेकिन अभी तक वो शुरू नहीं हुआ ह्यूमैनिटेरियन पॉज, वो कल होगा। और ये देखना है कि कल भी वो टाइम से शुरू हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि अभी ये डेवलपिंग सिचुएशन चल ही रही है, नई नई खबरें आ रही हैं, जैसा रियल टाइम में खबरें आ रही हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बात है कि पहले तो ये ह्यूमैनिटेरियन पॉज किया जाए या जी सीज फायर हो। और दूसरी बात, ये जो इतने लोगों की जान जा रही है, 14-15 हजार लोग मर चुके हैं इसमें, जी उनको उसको रोका जाए। और बिल्कुल। तीसरी, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ जो है उसको अंदर लाया जाए। ये तीन मेरे हिसाब से। जी बिल्कुल। इजराइल और हमास के बीच जो टकराव है, जो युद्ध की स्थिति है, जाहिर तौर पे दुनिया के सामने एक बड़ा संकट है स्वर्ण जी। लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अपने वर्चुअल शिखर सम्मेलन में एक बार फिर आतंकवाद का मुद्दा उठाया, दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बताया, मानवता के लिए बड़ा खतरा बताया। जीरो टॉलरेंस की बात उन्होंने एक बार फिर से उठाई कि दुनिया के सभी देशों को मिलकर इसके खिलाफ लड़ना होगा। जाहिर सी बात है, G20 शिखर सम्मेलन जो दिल्ली में हुआ था, या P20 की बात मैं करूं, दोनों ही शिखर सम्मेलन में भी आतंकवाद का मुद्दा प्रमुखता के साथ उठा। आप कैसे देखते हैं शिखर सम्मेलन को जो वर्चुअल हुआ और प्रधानमंत्री जी ने आतंकवाद को लेकर एक बार फिर संदेश दुनिया को दिया? मनोज, सबसे पहले तो ये कि पहली बार किसी की G20 की अध्यक्षता में जी 2 बार शिखर सम्मेलन हो रहा है। और दूसरी बात, जैसे आपके कार्यक्रम के शुरुआत में ही आपने अपने दर्शकों को दिखाया, प्रधानमंत्री ने कहा कि 7 मुद्दों पर एक तरह से सहमति बनी है, कॉन्वर्जेंस जिसको कहते हैं, वो बना है नेताओं में। जी और उसमें जाहिर है कि बहुत ज्यादा समय और ध्यान दिया गया कि पश्चिम एशिया में जो लगातार तनाव बना हुआ है, जो इजराइल हमास का युद्ध है, वो सभी देशों के लिए संकट खड़ा कर सकता है। आप देखें, इसके चलते पहले 4 सप्ताह में ही इस युद्ध के 5 बड़े राष्ट्राध्यक्ष G20 के तेल अवीव की यात्रा कर चुके हैं। जी इटली से, जर्मनी से, फ्रांस से, यूके से और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। अमेरिका से तो उनके विदेश मंत्री 4 बार 4 हफ्तों में वहां गए हैं। तो जाहिर है कि जो बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं विश्व के इस वक्त, उनको लगता है कि ये पश्चिम एशिया का तनाव जो है वो बड़ा स्वरूप ले सकता है, उस पर रुकावट लगनी चाहिए। भारत भी उसमें बहुत बड़ा एक तरह से स्टेक होल्डर जिसको कहते हैं वो है, भारत का बहुत उसमें एक तरह से इंटरेस्ट है और उस पर भारत का प्रभाव भी है एक तरह से। वो इसलिए कि भारत आज खाड़ी के सभी देशों से बहुत अच्छी मित्रता बनाए हुए है, वो चाहे इजिप्ट हो, इजराइल हो, यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो, ईरान हो, जो आपस में बात नहीं करते हैं, सभी भारत से बात करते हैं। इसीलिए सितंबर 2021 में जब राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक क्वाड और बनाया था, एक तो हिंद प्रशांत सागर में, एक वेस्ट एशिया के लिए बनाया, जिसमें उन्होंने यूएई, इजराइल और अमेरिका के साथ भारत को जोड़ा था। तो भारत से अपेक्षाएं हैं, इसलिए प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में विस्तार से इस पर बातचीत की और कहा कि किन किन पहलुओं से इसको देखा जा सकता है। सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि आतंक कहीं भी हो, कैसा भी हो, वो स्वीकार्य नहीं है। दूसरा, आम जनता को जो जानो माल का नुकसान उठाना पड़ता है इस तरह के हिंसा से, उन्होंने हिंसा की बात की, वो स्वीकार्य नहीं है। और ये भी कहा कि कोशिश होनी चाहिए कि ये युद्ध पूरे क्षेत्र में ना फैले। क्यों? क्योंकि भारत के 90 लाख भारतीय इस क्षेत्र में रहते हैं, तो भारत का सीधा उसमें जुड़ जाता है कि यदि यहाँ संकट बड़ा होता है तो भारत को उसकी चिंता होनी चाहिए।
जी उसके साथ साथ सितंबर में जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें आपको याद होगा जी मनोज, एक इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की शुरुआत हुई थी। जी वो भी ठंडे बस्ते में जा सकता है यदि ये तनाव बना रहता है। यदि इसराइल और हमास में भी युद्ध लगातार रहता है तो भी उस पर असर पड़ता है, और यदि बड़े क्षेत्र में बढ़ता है तो उसका नुकसान ज्यादा होगा। तो अलग अलग तरह से आप देखें कि खाड़ी के देशों में यदि एक तरह से स्थिरता बनी रहती है, शांति बनी रहती है, तो भारत ये चाहेगा कि इस तरह के कोशिश होनी चाहिए सभी देशों की तरफ से। पर दो या तीन चीजें जल्दी से मैं कहूंगा। एक तो ये आपने जो सुना प्रधानमंत्री को कहते हुए डीप फेक्स की जो उन्होंने बात जी की, जी हालांकि इसराइल के युद्ध को लेकर उन्होंने इस बात को कहा, पर उन्होंने बड़ी बात यह कही कि आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं। और ये कहा कि दिसंबर में भारत एक ग्लोबल एआई पार्टनरशिप सबमिट करने वाला है, और सारे विश्व का ध्यान इस तरफ केंद्रित किया कि किस तरह से हम सकारात्मक उसका जो असर है उसको बढ़ा सकते हैं, और तकनीक के एक तरह से उपयोग से पूरे समाज में परिवर्तन किस तरह से ला सकते हैं, विकास किस तरह से ला सकते हैं, और एक तरह से ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट की उन्होंने बात की। और वहीं पर उन्होंने एक बड़ा ठोस कदम आगे बढ़ाया जिसको उन्होंने कहा कि वो सोशल इंपैक्ट फंड की प्रस्तावना करते हैं, और भारत की तरफ से $25 मिलियन की उन्होंने ऑफर भी मान दी जी कि ये योगदान भारत का शुरू होगा। तो कई तरह से वो छोटी सी भाषण में उन्होंने कई चीजें उसमें समेटने की कोशिश की। जाहिर है कि आतंक पर भारत का हमेशा ध्यान रहता है। आप देखें करीब 90 के दशक से संयुक्त राष्ट्र संघ में लगातार भारत की कोशिशें रही हैं कि जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संधि होनी चाहिए। तो जो भी मंच मिलता है भारत उस पर आतंक से लड़ने की बात जरूर करता है। और जो इस वक्त हमास और इसराइल का युद्ध चल रहा है वो इस बात को फिर से विश्व के सामने लाता है कि आतंक से किस तरह सभी को मिलकर लड़ने की जरूरत है, क्योंकि ये सभी की चिंता है, ये जी सभी के लिए चुनौती है, किसी एक देश के लिए नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये एक फिर से मौका मिला भारत को कि आतंक पर किस तरह से मिलकर लड़ने की कोशिश होनी चाहिए। ये बात को एक बार फिर से दोहराएं। जी जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकास के साथ साथ शांति का संदेश भी दिया कि शांति के साथ ही विकास दुनिया के लिए बेहतर स्थिति होगी। नीरज जी, मैं आपसे भी समझना चाहूँगा क्योंकि बात एआई की आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मुद्दे को भी उठाया, डीप फेक की बात उन्होंने की अपने उस संबोधन में, और साथ ही वैश्विक रेगुलेशन का मुद्दा भी उन्होंने इस समिट में उठाया जो वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? देखिए, ये मुद्दा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है ये भी एक डेवलपिंग स्टोरी है। अभी ये भी एक ऐसा इश्यू है जिसमें कि वर्चुअली हर हफ्ते कोई न कोई नई डेवलपमेंट हो रही है। कई लोगों का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इससे हमें फायदा कम है और नुकसान ज्यादा है। कुछ और लोग इसका उल्टा कहते हैं कि नहीं, इससे फायदा ज्यादा है नुकसान कम है। जी तो इसी वजह से जो शिखर सम्मेलन जो होने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, वो इसी वजह से ये जरूरी है कि इसको रेगुलेट किया जाए। अभी तक ये पूरी तरह रेगुलेट नहीं हुआ है, अनरेगुलेटेड है, और जब तक ये अनरेगुलेटेड रहेगा तब तक कुछ खतरे ये जो है इससे पैदा होते रहेंगे। तो जो भारत जो इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का के ऊपर जो शिखर सम्मेलन करने जा रहा है, तो उसमें यही बात डिस्कस होगी, ये सारे मुद्दे डिस्कस होंगे। क्योंकि इससे कई पहलू, डीप फेक जो है वो भी एक पहलू है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जैसे जो ट्विटर था, आज जो एक्स जिस चैनल को आप कहते हैं, उसका भी मिसयूज उसका हुआ है, हो सकता है। तो ये एक हाई टेक्नोलॉजी या फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी की एक ये मुद्दा है जी जिसको कि हमें पहले तो इसकी समझ जो है जनरल पब्लिक में हमें पैदा करनी है और बढ़ानी है। अभी तक ये मुद्दा आपके जनरल पब्लिक में जो है उतनी अच्छी तरीके से इसको समझा नहीं गया है, तो इसकी जागरूकता फैलानी है। दूसरी बात कि एक्सपर्ट्स के लेवल पर और
हेड्स ऑफ स्टेट्स के लेवल पर, डिफरेंट लेवल्स पर, कई लेवल्स पर इसको जरूरत है इस बात को डिस्कस करने की, जिससे कि इसके जो पॉजिटिव बेनिफिट्स जो हैं, इसके जो फायदे हैं वो तो आते रहें, लेकिन जो इसके मिसयूज है उसको रोका जा सके। जी क्योंकि मिसयूज भी अगर ये ऐसी चीज है कि इसको अगर मिसयूज किया जाएगा तो उसके भी नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। आपको मैं एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, न्यूक्लियर एनर्जी का। न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली भी पैदा होती है, वो इसका पीसफुल यूज है, और भारत भी उसको यूज कर रहा है। और न्यूक्लियर एनर्जी से वो हिरोशिमा और नागासाकी पे जो एटम बॉम्ब गिरा था, वो भी एक यूज है न्यूक्लियर एनर्जी का। तो अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है न्यूक्लियर एनर्जी को जो है उससे डील करना ही बंद कर। जी इसका ये मतलब है कि उसको हम समझें और रेगुलेट करें। जी तो इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी जो होने जा रही है कॉन्फ्रेंस, उसमें ये सब मुद्दे जो हैं जी स्वर्ण जी, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा इस बात को, क्योंकि एआई का मुद्दा है और वैश्विक रेगुलेशन की बात भारत ने उठाई है। भारत सरकार का इस बात पे खासा जोर है। आप कैसे देखते हैं जब वैश्विक रेगुलेशन की बात कही जा रही है, क्यों जरूरी है ये? मानव के इतिहास में जब भी विज्ञान की नई खोज को तकनीक में परिवर्तित किया जाता है तो उसके सकारात्मक और नकारात्मक हमेशा दोनों पहलू होते हैं। कोशिश ये होनी चाहिए राष्ट्र के अंदर और राष्ट्रों के बीच में कि उसके सकारात्मक जो नतीजे हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, उनको सहयोग दिया जाए और उसमें आगे बढ़ने की कोशिश हो। वही बात आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हो रही है। आप देखें, हाल ही में अमेरिका में लॉस एंजलिस में, सैन फ्रांसिस्को में राष्ट्रपति बाइडेन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई और वहां भी बातचीत हुई कि किस तरह से जो परमाणु विज्ञान है, जो परमाणु अस्त्र हैं, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए। वो ऑटोनोमस वेपन्स की जो हम बात करते हैं, जो अपने आप से निशाना साध कर चल सकते हैं, तो उसके जो चिंताएं हैं, उससे जो चुनौतियां हैं, खतरे हैं, उससे बचने की जरूरत है। जाहिर है, ये साफ बात है। इसके साथ साथ यहां हम ग्लोबल गवर्नेंस की जो ग्लोबल रेगुलेशन की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ आपने देखा होगा कि वित्त मंत्री ने कल ही कहा कि भारत की ये जो G20 की अध्यक्षता रही है, इसके दौरान क्रिप्टो करेंसी में भी जो एक बहुत बड़ा दूसरा मुद्दा है जी जिसके भी सकारात्मक और नकारात्मक असर निकलते हैं, भारत ने लगातार ये कोशिश की है कि क्रिप्टो करेंसी पर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ न कुछ जो तौर तरीके हैं, जो उसके रूल रेगुलेशन है, जो उसकी ग्लोबल गवर्नेंस है, कंट्रोल है, उस पर एक सोच साझा होनी चाहिए और बननी चाहिए। तो विज्ञान में भारत तो हमेशा से दिलचस्पी दिखाता रहा है और आज भी जितने भी विज्ञान में नई खोज हो रही है, नई तकनीक बनाई जा रही है, भारत तो लगातार कहता है कि तकनीक के तरीके से ही समाज में परिवर्तन और विकास लाने की जरूरत है और कोशिश इस तरह की हो रही है। यहाँ एक के बाद एक आप देखें, जो ई प्लेटफॉर्म्स भारत बनाता है, जिसको डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं हम, वो भारत पूरे विश्व को मुफ्त में देना चाहता है। जिसको चाहिए ले सकता है। और बहुत से देश आप देखें, यूपीआई जो हमारा ऑनलाइन पेमेंट इंटरफेस है, वो बहुत से देशों ने हमसे लिया है। सिंगापुर से लेकर जाम्बिया तक सब तरह के देश उसको ले रहे हैं। तो ये जो विज्ञान एक तरह से पूरे विश्व को फिर से जोड़ता है और किस तरह से आपसी सहयोग से इसको अपने विकास के लिए और शांति के लिए आप उपयोग में ला सकते हैं, उस तरफ भी प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बहुत अच्छे से ध्यान दिया, ध्यान दिलवाया सभी राष्ट्रों का। दो चीज बहुत और जो खास हुई इस शिखर सम्मेलन में जो कल हुआ, उसमें एक तो ये कि पहली बार, पिछली बार आप देखें, बल्कि कई दूसरे क्षेत्रीय और विश्व स्तर के मंचों पर राष्ट्रपति पुतिन नहीं देखे जा रहे थे, वो उसमें शामिल हुए। और उससे भी खास बात कि शायद पहली बार यूक्रेन युद्ध के चलते पहली बार उन्होंने एक नरम रवैया दिखाया अपने भाषण में, ये कहकर कि वो शांति प्रस्तावना और बातचीत के लिए हमेशा से दरवाजे उनके खुले हैं। और छोटी सी दूसरी बात कि कुछ अटकलें थी कि
कनाडा के साथ रिश्ते कैसे होंगे, क्या जस्टिन ट्रूडो इसमें शामिल होंगे। वो शामिल भी हुए और ठीक उससे पहले भारत ने कुछ घंटे पहले ही ई वीजाज जो हैं वो कनेडियंस को देने का ये घोषणा की कि हम देंगे। जी। हालांकि उसमें रुकावट है अभी तक, केवल आप देखें कि बिजनेस के लिए, मेडिकल के लिए और कॉन्फ्रेंसेस के लिए वीजा खुला है। दूसरा जो टूरिज्म के लिए है, दूसरे लोगों के आने जाने की, स्टूडेंट्स के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए वो वीजा नहीं खुला है। भारत ने कहा जब तक हमारे राजदूतों की सुरक्षा वहां पूरी तरह से नहीं हो जाती तब तक पूरा वीजा नहीं खोलेंगे, पर थोड़ा हमने वीजा खोल दिया। स्वर्ण जी, और देखें कि जस्टिन ट्रूडो भी उसमें शामिल हुए। स्वर्ण जी, आपने बात रूस की, रूस के राष्ट्रपति की, लेकिन मैं एक चीज और समझना चाहता हूं। चीन के राष्ट्रपति का जो रवैया है, G20 में जो चीन की भागीदारी जिस सक्रियता के साथ होनी चाहिए, उसको लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं कि चीन की जो भागीदारी है वो सवालों के घेरे में है। आखिर चीन के रवैये को आप कैसे देख रहे हैं, खासतौर से G20 के संदर्भ में? आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया मनोज, क्योंकि चीन जो है वो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है और G20 तो आर्थिक व्यवस्थाओं का ही एक मंच है एक तरह से। तो उसमें चीन के राष्ट्रपति का सितंबर में शिखर सम्मेलन में और इस शिखर सम्मेलन में ना आकर अपने प्रधानमंत्री को भेजना, शायद ये चीन की तरफ से क्या रवैया है उसकी तरफ इशारा करता है एक तरह से। चीन आज दुनिया का सबसे बड़ा कर्ज देने वाला देश भी है जी। तो जो हम विकास की बात करते हैं कि दूसरे देशों को जाकर किस तरह से सहायता कर रही है, वो अमेरिका से भी, वर्ल्ड बैंक से भी, IMF से भी ज्यादा जो आज कर्जा दुनिया का है वो चीन दे रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि G20 के शिखर सम्मेलन में उनको आना चाहिए था वो, और वो नहीं आने से शायद वो कुछ संकेत करना चाहते हैं। जरूरी नहीं कि भारत को कुछ संकेत करना चाहते हैं, उनका संकेत पश्चिमी देशों की तरफ भी हो सकता है और मुझे लगता है कि उनकी तरफ ज्यादा है जी। और जब इस वक्त पता था कि वो राष्ट्रपति पुतिन और यूके के ऋषि सुनक इसमें शामिल नहीं होने वाले हैं तो शायद इस बार आ सकते थे वो, पर उन्होंने तय किया कि इस बार नहीं आएंगे। और 10 सेकंड में शायद इसको लेकर कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं कि उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनकी अंदरूनी सुरक्षा कैसी है, वहां की राजनीति में तालमेल या स्थिरता कैसी है, वो बहुत सी अटकलें लगती हैं। तो उनके ना आने से ये G20 का नुकसान नहीं है, पर चीन पर भी कई तरह के सवाल या निशान बिल्कुल, कई तरह के चीन को लेकर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन नीरज जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि ग्लोबल साउथ की आवाज भारत बनकर उभर रहा है। लगातार भारत ग्लोबल साउथ के जो मुद्दे हैं उनको वैश्विक स्तर पर उठा रहा है और इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ को प्राथमिकता देने की बात कही है, ग्लोबल साउथ के मुद्दों को उठाया है। आप कैसे देखते हैं जब भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर उभर रहा है G20 के मंच पर? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। इसमें जैसा कि आपने देखा होगा कि जब हमारे यहाँ G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था और सारे हेड्स ऑफ स्टेट आए थे, तो उसमें हमने अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट को भी बुलाया था और अफ्रीका जो कि जिसमें 54 देश हैं, उसका कोई रिप्रेजेंटेशन पहले G20 में नहीं था। अफ्रीका को उसमें अंदर लाने से आप एक तरह से डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं उनके बहुत बड़े गुट को, उनको बहुत बड़ी संख्या में आप इस प्रोसेस में ले आए हैं। तो भारत, दूसरी तरफ देखिए, इसमें थोड़ी एक कंपटीशन की भी का भी एंगल है। चीन जो है वो ये सोचता है कि हम जो मतलब ग्लोबल साउथ है उसके स्पोक्समैन का जो पद है वो उसको मिले और भारत को न मिले। ये एक मैं आपको नुआंस बता रहा हूँ क्योंकि चीन और भारत में इशू है। भारत का आज का नहीं बल्कि कई दशकों से भारत जो है ग्लोबल साउथ के जो मुद्दे हैं, डेवलपमेंट के, ट्रेनिंग के, कल्चर के, जी, कई वो हमारा एक अभी भी है वो प्रोग्राम, उसको कहा जाता है ITEC प्रोग्राम। उसमें वो डेवलपिंग कंट्रीज से के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको इंडिया में लाकर ट्रेनिंग देना, जी, ये बहुत दशकों से बिल्कुल नीरज जी,
नीरज जी, मेरे पास समय का अभाव भी है। जाहिर तौर पर G20 की जब हम बात करते हैं तो वैश्विक स्तर पर इतने मुद्दे हैं जिनको लेकर भारत लगातार अपना कंसर्न रखता है, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंब का संदेश दुनिया को देते हैं। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की बात भारत ने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेक्नोलॉजी के आधार पर ह्यूमन केंद्रित, मानव केंद्रित विकास की बात उन्होंने G20 के हर मंच से की है। लेकिन मेरे पास समय का अभाव है। आप दोनों ने संसद टीवी से बात की, चर्चा में भाग लिया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।